हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस कीड़ा। तो आज हम लोग 14 जून के कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट आर्टिकल है वह है राइट्स वायलेशन को लेकर के। तो ये जो GS2 पॉलिटी फंडामेंटल राइट से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि यूपी गवर्नमेंट ने डिमोलिशन ड्राइव का ऑर्डर दिया हुआ है। हुआ ये था कि बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन ने प्रोफेट मोहम्मद पर कुछ कमेंट किए थे, जिसको लेकर के काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे थे। ठीक है, तो यूपी में क्या हुआ कि प्रोटेस्टर्स के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर यूपी गवर्नमेंट ने बोला कि उनको मतलब बुलडोजर से मतलब प्रॉपर्टी को ख़त्म करो। ठीक है, तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इश्यूज़ है। ठीक है, तो अब जैसा हम लोग जानते हैं कि जो आर्टिकल 19(1)(a है वो हमें राइट्स देता है फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। लेकिन साथ साथ जो आर्टिकल 19(2) है वो कंस्ट्रेंट्स भी अप्लाई करता है कि जो इंडिया में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। सो यू कांट से एनीथिंग विच गोज़ अगेंस्ट सोवरेनिटी ऑफ इंडिया और फ्रेंडली रिलेशंस with other countries और पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, डिसेंसी, डिफेमेशन। ठीक है, तो अब है क्या कि अगर कुछ वायलेंट प्रोटेस्ट होता है तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू पुट सम ब्रेक ऑन इट। ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट है वो कुछ मेजर्स ले सकती है। तो जैसा कि वेरियस एक्ट्स हैं, जैसे कि UAP है। ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, फिर हमारा नेशनल सिक्योरिटीज़ एक्ट है। ठीक है, फिर कोर्ट्स है कि कोर्ट्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अप्लाई कर सकती है। तो वेरियस प्रोविजंस है जिससे कि गवर्नमेंट वायलेंट वायलेंट एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो लेकिन ये अभी जो चल रहा है, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिए हैं कि जो भी प्रोटेस्टर्स हैं उनका जो बिल्डिंग है उसको बुलडोज कर दो, तो वो क्या है कि मतलब विदाउट एनी स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन आप बोल लीजिए, या फिर ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जिसमें से मतलब प्रॉपर जो प्रोसीजर ऑफ लॉ है वो अप्लाई नहीं हुआ है। यूपी जो गवर्नमेंट है बेसिकली गैंगस्टर एक्ट और नेशनल सिक्योरिटीज़ एक्ट उसको यूज़ करके इन्होंने ऐसा ऑर्डर दिया है। ठीक है, लेकिन अब ये जो एक्शन है वो एक दूसरे राइट को वायलेट कर रहा है, दैट इज़ राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो दो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो अगर हम किसी का अगर हम बिल्डिंग अगर डेमोलिश करते हैं तो राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि राइट टू प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी इसेंशियल है हमारे स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो आर्टिकल बेसिकली यही बोल रहा है कि अ कॉन्स्टेंट इन्फ्रिंजमेंट ऑन राइट विल मेक इंडिया पुअरर कंट्री इन टर्म्स ऑफ बोथ इकोनॉमी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, ये जो राइट की बात कर रहा है वो राइट टू प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। ठीक है, तो स्टेट नीड टू फॉलो ड्यू डिलिजेंस वाइल एक्टिंग इन सच अ मैनर विद द प्रोटेस्टर्स। ठीक है, तो ये आर्टिकल था राइट्स वायलेशन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है व्हाट कॉज्ड द मार्केट्स एंड रूपी फॉल। अभी हम लोग देख रहे हैं कि रूपी काफ़ी गिर रहा है, सेंसेक्स जो है वो भी काफ़ी गिर रहा है, उसका रीज़न क्या है। तो अब ब्रीफली अगर मैं बात करूं तो इसका रीज़न है इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, अभी पूरे वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन है। देखिए होता क्या है कि अभी पहले क्या था कि पेंडेमिक था, तो पेंडेमिक में इकोनॉमिक स्लोडाउन हो गया था। ठीक है, तो यूएस की जो सेंट्रल बैंक है जिसको हम लोग फेडरल रिजर्व बोलते हैं, उसने क्या किया कि इन्वेस्टमेंट बूस्ट करने के लिए लोन देना शुरू किया 0% रेट पर। ठीक है, तो अब क्या है कि यूएस का जो जनरल जो ग्रोथ रेट अगर आप जीडीपी का देखिएगा तो जनरली 2 to 3% होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एडवांस्ड इकोनॉमी है और वो मतलब काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो चुका है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। तो 2 to 3% भी बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, तो अब 2 to 3% है तो होता क्या है कि अगर कोई यूएस में इन्वेस्ट करे तो रिटर्न बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। यह है कि स्टेबल रिटर्न मिलेगा लेकिन रिटर्न कम मिलेगा। तो उसमें क्या, तो वहाँ क्या करते हैं कि इन्वेस्टर्स पैसा लेकर के कम इंटरेस्ट रेट पर यूएस में ना इन्वेस्ट करके इमर्जिंग मार्केट, फॉर एग्जांपल इंडिया
इंडोनेशिया, इन जगह इन्वेस्ट करते हैं। अब जो इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं उनमें क्या होता है कि इनका जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो जनरली हायर साइड है, 5 to 6% आप एवरेज मान सकते हैं। तो यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा है। तो अगर रिटर्न ज़्यादा है तो जो इन्वेस्टमेंट आता है वो इंडिया में आता है, तो उससे उसका फ़ायदा क्या होता है कि जो रुपी है उसका डिमांड बढ़ता है, तो रुपी डॉलर के कंपेरिजन में स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। और साथ साथ शेयर मार्केट में भी काफ़ी पैसा लगता है, तो सेंसेक्स भी ऊपर जाता है। तो ये तो था कि जब पेंडेमिक था, लेकिन अब अभी क्या हो रहा है कि यूएस में इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है। ये 40 साल का भी जो 40 साल में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है अभी, ठीक है। तो अब जब इन्फ्लेशन जब बढ़ रहा है तो अब यूएस फेडरल रिजर्व है वो कोई ना कोई एक्शन लेगी। तो एक्शन क्या लेगी कि वो मार्केट से एक्सेस लिक्विडिटी को सक करेगी, ठीक है। जब एक्सेस लिक्विडिटी सक करेगी तो होगा क्या कि उसको इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करना पड़ेगा, जिससे कि लोग कम से कम लोन लें, ठीक है। तो जब अगर इंटरेस्ट रेट अगर यूएस फेडरल रिजर्व बढ़ा रही है, ठीक है, तो उस हिसाब से क्या होगा कि यूएस में फिर रिटर्न्स भी बढ़ने लगेंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि कोई भी एक इन्वेस्टर है, तो अब यूएस के साथ फ़ायदा क्या है कि स्टेबल रिटर्न है लेकिन कम है, और इमर्जिंग मार्केट में ज़्यादा रिटर्न है लेकिन थोड़ा सा रिस्क रहता है। तो जब अगर इंटरेस्ट रेट अगर यूएस में बढ़ेगा तो क्या होगा कि यूएस में भी रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। तो उससे क्या होता है कि जो जो इंस्टीट्यूट जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालने लगते हैं और फिर उसको यूएस में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो उनका ये रहता है कि चलो ठीक है, 1% अगर कम भी रिटर्न मिल रहा है लेकिन मुझे स्टेबल रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ अभी यही हो रहा है कि फेडरल रिजर्व ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। जब बढ़ाया है तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं। जब वो इंडिया से पैसा निकालेंगे तो उनको डॉलर्स चाहिए, ठीक है। तो जब डॉलर्स चाहिए तो डॉलर का डिमांड बढ़ जाएगा और रुपये का डिमांड कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि रुपये के मुकाबले डॉलर स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो यही रीज़न है कि रुपये जो है वो फॉल कर रहा है, ठीक है। तो अब जब ज़्यादा अब निकाला जा रहा है पैसा तो फिर क्या हो रहा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपने शेयर्स को बेच रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से इसी कारण सेंसेक्स भी गिर रहा है, ठीक है। अनदर रीज़न तो यूएस का भी सेंसेक्स ऐसा नहीं कि बढ़ रहा है, वो भी घट रहा है। उसका रीज़न ये है कि अब इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन से क्या होता है कि जो कंज्यूमिंग जो पावर होता है, ठीक है, वो घट जाता है। तो लोग ज़्यादा स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। जब स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं जैसे तो फिर क्या हो गया कि फिर मतलब आप एक तरह से कह लीजिए कि मतलब फिर उतना ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि मतलब वहाँ का भी जो कंपनीज़ है वो ज़्यादा सेल नहीं कर पा रही है। तो इसलिए उनका जो सेंसेक्स उनका जो स्टॉक का जो प्राइस है वो भी घट रहा है, ठीक है। तो ये रीज़न है कि जो अभी जो वर्ल्ड वाइड मार्केट डाउन चल रहा है और रुपये भी फेल हो रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा ये आर्टिकल था रिलेटेड विथ फॉल ऑफ रुपी एंड मार्केट, ठीक है। ये बेसिकली GS3 इकोनॉमी में इम्पैक्ट होगा, ठीक है। एक टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी और इंडिया, तो उससे ये आप रिलेट कर सकते हैं। ये साइंस एंड टेक का आर्टिकल है, बेसिकली वेब 5.0 है। जो ट्विटर का जो को फाउंडर है जैक डॉर्सी, उसने वेब 5.0 का कंसेप्ट दिया है, ठीक है। अभी तक क्या है कि अभी तक वेब 5.0 से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वेब 1.0 क्या है, वेब 2.0 क्या है और वेब 3.0 क्या है, ठीक है। 4.0 नहीं आया, सीधे 5.0 आ गया। तो वेब 1.0 का ये मतलब है कि वो स्टैटिक था, जैसे हम लोग किसी वेबसाइट पर जा कर के उसका सारा इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम उससे इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। बस जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप न्यूज़पेपर का टाइम्स ऑफ इंडिया को ले लीजिए, ठीक है। तो आप अगर उसका कमेंट सेक्शन हटा दें तो बस आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं। तो पहले के का जो वेबसाइट था बस इन्फॉर्मेशन के लिए था, तो वो था हमारा वेब 1.0। फिर क्या है, जब सोशल मीडिया आ गया तो आप खुद से पोस्ट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट के थ्रू मतलब आप चैट कर सकते हैं, ठीक है। और जनरली अब क्या होता है कि आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा वेब 2.0 वेयर यू कैन इंटरेक्ट विद द वेबसाइट, ठीक है। लेकिन अब ये दोनों में क्या था कि ये दोनों सेंट्रलाइज्ड थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि कोई एक ओनर था, जैसे गूगल है तो गूगल एक बहुत बड़ा स्पेस ओन कर रहा है, ठीक है। गूगल का अपना सर्च इंजन है, डेटा क्या है एक जगह लोकलाइज्ड है, मतलब एक जगह सेंट्रलाइज्ड डेटा है,
ठीक है। तो ये था वेब 1.0 2.0 का फीचर। फिर आया वेब 3.0। तो वेब 3.0 जो अभी फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, ठीक है, तो वो वेब 3.0 पर बेस्ड है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि ये ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करेगी कि जहाँ वेब 1.20 सेंट्रलाइज्ड डेटा रखता था, तो ये बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड ये डेटा रखेगा। और इसमें क्या होगा कि यूज़र के पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी प्राइवेसी को लेकर के, ठीक है, और उसका डेटा कैसे हैंडल हो रहा है उसको लेकर के। तो वेब 3.0 इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड version of Web 2.0 having so much feature related to users privacy, ठीक है। तो अब जब जैक डॉर्सी का मानना है कि वेब 3.0 भी कहीं ना कहीं मतलब कुछ लोग उसको उसको कंट्रोल करेंगे, वो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड नहीं होगा, ठीक है। तो उसने नया जो अब लाया है फीचर वो है वेब 5.0 का, ठीक है, जो कि जैक डॉर्सी के हिसाब से जो कि एक्चुअली में काफ़ी डिसेंट्रलाइज्ड होगा और यूज़र्स के पास ज़्यादा कंट्रोल रहेगा अपने डेटा को लेकर के, ठीक है। तो अब इस आर्टिकल ने 2 केस स्टडीज़ को डिस्कस किया है, ठीक है। तो एक तो है कि आप अपनी आइडेंटिटी को कंट्रोल कर सकते हैं और दूसरा क्या है कि अपने डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो डेटा का जो इसमें कंट्रोल करने वाला ये सिस्टम है, इसमें फॉर एग्जांपल जैसे होता क्या है कि फेसबुक पर आपका डेटा है, आपने बहुत सारे पोस्ट किए हैं, ट्विटर पर पोस्ट किए हैं। तो अगर आप चाहें कि मैं फेसबुक या फिर ट्विटर पर अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दूं, तो उससे क्या होगा, आपका डीएक्टिवेट तो हो जाएगा लेकिन जो आपने पोस्ट डाला है वो वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। तो वेब 5.0 में क्या होगा कि आप एक अलग से वो अपना आपका एक डिजिटल वॉलेट बन जाएगा, ठीक है। तो डिजिटल वॉलेट में आप अपना सारा आइडेंटिटी और पोस्ट रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप और आप उस डिजिटल वॉलेट के थ्रू किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उसका एक्सेस दे सकते हैं अपने हिसाब से। और जैसे ही आपको लगेगा कि चलो अब मैं अपना फेसबुक अकाउंट बंद करता हूँ या करती हूँ, तो वो सारा का सारा डेटा हट जाएगा, लेकिन आपका जो पूरा का पूरा है वो जो डिजिटल वॉलेट में स्टोर रहेगा, ठीक है। तो कल को आप फेसबुक से गायब भी होना चाहते हैं तो आपको कोई नामो निशान नहीं रहेगा फेसबुक पर, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल एक कोई म्यूज़िक लवर है तो वो मल्टीपल ऐप यूज़ करता है, जैसे स्पॉटिफाई हो गया, गाना.com हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए कि स्पॉटिफाई और गाना वो 2 अलग अलग यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा कि उसको ना मतलब स्पॉटिफाई पर वो जो प्लेलिस्ट बनाया है वो उसको गाना पर स्विच नहीं कर सकता है, गाना पर भी उसको क्या करना पड़ेगा कि अपना अलग से प्लेलिस्ट बनाना होगा, ठीक है। तो वेब 5.0 में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो सेम वे जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें भी एक क्या होगा कि एक डिसेंट्रलाइज्ड एक डिजिटल वॉलेट टाइप का रहेगा जिसमें आप अपना प्रेफरेंसेस रख सकते हैं। और जब आप एक ऐप से दूसरे ऐप पर स्विच करते हैं तो आप दूसरे ऐप को एक्सेस दे सकते हैं, आपके जो प्रेफरेंसेस है उसको एक्सेस करने का। तो आपका प्लेलिस्ट क्या होगा कि आपका जो प्रेफरेंसेस रहेगा वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये था वेब 5.0, ठीक है। तो वेब 5.0 काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये इंटरनेट को है वो एक्चुअली डेमोक्रेटाइज कर देगा, ठीक है। एंड पीपल हैव से दैट हाउ मच डेटा दे वांट दैट अ पर्टिकुलर कंपनी वांट टू एक्सेस, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही, 3 ही आर्टिकल आज मुझे लगा कि इसको डिस्कस किया जाए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।